ये वीडियो सनपा एक्सप्लेन के चैनल की मदद से बनाई गई है। डिस्क्रिप्शन में उसके चैनल का लिंक है, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हो। जब लोगों ने ये जाना कि जैंगी ने यामाडा को सबक क्यों सिखाया तो वहाँ मौजूद आधे से ज़्यादा लोग तुरंत अपनी राय बदलने लगे। ज़्यादातर चाइनीज़ लोगों की सोच सिंपल होती है, उन्हें बड़े बड़े प्रिंसिपल्स पर बात करने का कोई शौक नहीं होता, लेकिन वो अपने दिल से ये समझते हैं कि बदला बदला होता है और दुश्मनी की एक हद होती है। लेकिन फिर भी ली जैंग्यू ने जैंगी से कहा, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन मिस्टर यामाडा इनोसेंट है। उन्होंने यानलू आइलैंड पर हमारी बहुत हेल्प की थी, क्या तुम उनकी जान बख्श सकते हो? जू युनक्वे ने देखा और जैंगी को समझाने के लिए आगे बढ़ी। हाँ, तुम पूरे ग्रुप को एक ही बार में नष्ट नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है। इससे लोगों को ऐसा लगेगा जैसे तुम बहुत नैरो माइंडेड हो। इसके अलावा इस शिप पर इतने सारे फॉरेनर्स हैं, यदि तुम ऐसा करते हो तो वो डरने लगेंगे और ये यूनिटी के लिए सही नहीं होगा। सुनवाशी ने जैंगी को गुस्से और नफरत से घूरने लगी। उसने कहा, अगर तुम मिस्टर यामाडा को कुछ भी करोगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। यामाडा ने देखा कि इतने लोग उसके लिए बोल रहे हैं तो उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक आई। उसने कहा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जैंगी ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, उसे छोड़ दूं? बताओ मैं ऐसा क्यों करूं? जैंगी ने यामाडा की तरफ उंगली उठाई और पूछा, तुम लोग इसके बारे में कितना जानते हो? सुनवाशी ने तुरंत उत्तर दिया, मिस्टर यामाडा बहुत अच्छे इंसान है, मैं इसकी गवाही दे सकती हूँ और हमारे ग्रुप का हर इंसान इसकी गवाही देगा। ली जोंग्यू ने भी कहा, मिस्टर यामाडा ने आइलैंड पर हमारी बहुत हेल्प की थी, वो सच में अच्छे इंसान है। जैंगी ने ठहाका लगाया और डेक पर घूमने लगा। उसने जमीन पर गिरे यामाडा को ऐसे देखा जैसे किसी खेल का हिस्सा हो। जितना बड़ा विलन उतना ही वो दूसरों के आगे एक अच्छे इंसान बनने की एक्टिंग करता है। शायद जब तुम नियॉन में थे तो बार बार टेम्पल्स में जाकर डोनेशन देते थे या फिर चैरिटीज को पैसा देकर गरीबों की मदद भी करते थे। सही कहा ना मैंने? सुनवाशी ने जैंगी को आश्चर्यचकित होकर देखा, तुम्हें ये सब कैसे पता? मिस्टर यामाडा एक फेमस फिलांथ्रोपिस्ट है। परंतु फिर उसने गुस्से में कहा, तुम जानते हो कि वो इतने अच्छे इंसान हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। इससे साबित होता है कि तुम एक पत्थर दिल इंसान हो। मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि जल्दी से अपनी गलती पर पछतावा करो, मिस्टर यामाडा से माफी मांगो और उन्हें ट्रीटमेंट दिलाओ। सुनवाशी ने एक हाथ से अपना चेहरा ढक लिया और दूसरे हाथ से जैंगी की तरफ उंगली उठाई जैसे कोई जस्टिस वॉरियर हो। जैंगी ने उसे ठंडी नजरों से देखा और डांट कर कहा, तुम कुछ नहीं जानती। इसकी तेज आवाज से सुनवाशी डरकर कुछ कदम पीछे हट गई। जैंगी ने फिर धीरे से कहना शुरू किया, यामाडा मसानी, मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम पहले ली जियांग निन हुआ करता था। जब मैंने पहली बार ये नाम सुना था तो ये मुझे जाना पहचाना लगा। 5 साल पहले तुमने हेवनली सी सिटी में वेहिन फूड कंपनी लिमिटेड नाम से एक कंपनी शुरू की थी। तुम्हारा बिजनेस रेडी टू ईट फूड का उत्पादन करता था। आरंभिक दौर में तुम्हारा नाम ली जियांग निन हुआ करता था क्योंकि तुम्हारी मैंडरिन बहुत अच्छी थी। कोई नहीं जानता था कि तुम असल में नियॉन से हो और तुम्हारा असली नाम यामाडा मसानी है। तुम्हारी कंपनी का बिजनेस प्रोसेस्ड फूड पर ही आधारित था। तुमने ओवरसीज से अनसेफ इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट किए और उन्हें लोकल मार्केट में बेचा। यामाडा का चेहरा सफेद पड़ने लगा। भीड़ में मौजूद बिजनेसमैन मा विनिंग ने कुछ सोचते हुए मुंह चढ़ाया। जैंगी ने आगे कहा, 2077 में यानी करीब 4 साल पहले तुमने रिश्वत देकर अपनी कंपनी के फूड प्रोडक्ट को कई शहरों के स्कूलों में सप्लाई करवा दिया। फिर एक फूड पॉइजनिंग इंसिडेंट हुआ जिससे तुम्हारी कंपनी के फूड सेफ्टी इश्यूज एक्सपोज हो गए। लोगों ने पाया कि तुम्हारी कंपनी जो हाई एंड इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स क्लेम कर रही थी, असल में वो एक्सपायर्ड और रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स थे। जब ये रिवील हुआ तो तुमने तुरंत अपनी कंपनी किसी और के नाम ट्रांसफर कर दी और वापस नियॉन भाग गए। इस फ्रॉड से तुमने कितना कमाया? कुछ बिलियन या शायद 10 अरब। यामाडा का सारा शरीर कांप रहा था। अब किसी के पास उसे बचाने के लिए कोई बहाना नहीं था। एक औरत अचानक आगे आई और उसे लात मारते हुए चिल्लाई, तू ही है वो कुत्ता जिसने मेरे बेटे को मार दिया था। मेरा बेटा स्कूल में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ था। अब कोई भी यामाडा मसानी की तरफ मदद करने को तैयार नहीं था। जेहाई चिंग भी गुस्से में आया। उसने यामाडा को कई लात मारी और बोला, नियॉन का कमीना, तूने हम सबको बेवकूफ बनाया, अब अपनी जान देकर उन मासूम बच्चों का बदला चुका। यामाडा ने रोते हुए कहा, हाँ मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मैं मजबूर था। अगर मैं ये बिजनेस ना करता तो कोई और करता। वो रोने लगा और सुनवाशी की तरफ देखने लगा। मिस,
मैं हमेशा तुम्हें अपनी बेटी जैसा समझा। मेरी बेटी बचपन में ही मर गई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारी और मेरे बेटी के मिलती जुलती चेहरे देखे तो मुझे लगा कि तुम मेरी बेटी जैसी ही हो। सुनवाशी अब और सहन नहीं कर सकती थी। उसे याद आया कि यामाडा ने याल्लू आइलैंड पर उनके लिए कितनी मेहरबानी दिखाई थी, क्योंकि उसे डर था कि वो भूखी मर जाएगी। इसीलिए अगर कोई हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता तो वो पहले सुनवाशी को ही देता। इसीलिए सुनवाशी यामाडा के सामने खड़ी हो गई। जैंगी ने उसे देखा और बोला, हर कोई गलती करता है, लेकिन उन्हें सुधारने का मौका मिलना चाहिए। हम इसे एक चांस क्यों नहीं दे सकते? वो अब एक बहुत अच्छा इंसान बन गया है, तुम उसकी जान इतनी आसानी से नहीं ले सकते। जैंगी ने उसे एक स्टूपिड लुक दिया। क्या तुम बीमार हो? तुम्हारा होली मदर वाला एटीट्यूड इतने लेवल तक पहुंच चुका है कि तुम मुझे इरिटेट करने लगी हो। मैं मजाक नहीं कर रही। सुनवाशी ने गुस्से में पैर पटका। मैं इस बात की गवाह हूँ, वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। उसने समझाया, जब हम याल्लू आइलैंड पर थे तो शुरू में हमें बहुत भूख लगती थी और कुछ खाने को नहीं मिलता था। वो चुपके से रिटर्नीज के पास जाता और मेरे लिए समुद्र के कछुए का दूध ढूंढ लाता। मेरा बॉडी टेम्परेचर बहुत लो हो जाता था तो वो रात में मुझे गले लगाकर सुलाता ताकि मैं वार्म हो सकूं। क्या तुम सोचते हो कि ऐसा इंसान बुरा हो सकता है? सुनवाशी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक दृढ़ एक्सप्रेशन था जिससे सबको यकीन हो गया कि वो मजाक नहीं कर रही। वो पूरी गंभीरता से मानती थी कि यामाडा एक अच्छा इंसान है। जैंगी सुना और अचानक उसे कुछ अजीब लगा। कछुए का दूध? अरे इस कछुए नाम की चीज में दूध कहाँ से आता है? जैंगी ने भौए सिड़काए। वेल्स के पास तो दूध होता है, लेकिन सी सर्टल तो ओविपेरस होते हैं, तो उनके पास तो दूध नहीं होना चाहिए। लाओतियान ने सुनिश्चित शब्दों में जवाब दिया, उस चीज में दूध कहाँ से होगा? सुनवाशी ने आंखें झपकाई। नॉलेज बहुत कम है ना? एक तरह की ओशन टर्टल होती है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। उसने ली जोंग्यू की तरफ दिशा किया। टीचर ली, आप कुछ बताइए ना, क्या टर्टल्स के पास दूध होता है? ली जोंग्यू का चेहरा अजीब सा हो गया। टर्टल वाली बात एक जैसे सीक्रेट था जिसे वो फिर से याद भी नहीं करना चाहिए था। जू युनके अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। सुनो, टर्टल्स के पास दूध नहीं होता। दुनिया में कोई भी टर्टल दूध प्रोड्यूस नहीं करता। सुनवाशी क्रोधित होकर बोली, मैंने वाकई पिया था। जैंगी को पहले अजीब लगा, फिर उसने समझ लिया। मुझे पता है इसने क्या पिया था। जोकीर की आंखें भांग रहित हो गई। कहीं वो वाला तो नहीं? लेकिन उसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है, क्या इसे पता नहीं चला? इफेक्ट चेंज हो सकता है अगर उसे हीट दिया जाए। और फिर वो इतनी भूखी थी कि वो कुछ भी खाने के लिए तैयार थी, लेकिन ये वास्तव में हाई प्रोटीन फूड थे। आसपास के लोग अब यामाडा को डिस्गस्टिंग समझने लगे, खासकर महिलाएं जो अब उसे गंदगी जैसा समझ रहे थे। नियॉन मैन का परवर्जन साफ दिख रहा था। सुनवाशी को अब भी समझ नहीं आया था और वो प्राउडली बोली, तुम सबको बायोलॉजी और सीखनी चाहिए। सच में टर्टल दूध देते हैं? जैंगी के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई, लेकिन वो इतने लोगों के सामने, खासकर इतनी सारी महिलाओं के सामने, इसे एक्सपोज नहीं करना चाहता था। वैसे भी अब सबको समझ आ ही गया था। दोस्तों, सुनवाशी को भी धीरे धीरे समझ में आ ही जाए। अब जब मामला क्लियर हो गया है तो इसे समुद्र में फेंक दो। यामाडा की आंखें डर के मारे बड़ी हो गई और वो चिल्लाया, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। ली शैंगमिंग, तुमने वादा किया था कि मुझे वापस लैंड ले जाओगे। मेरी मदद करो। मिस शू, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम मुझे मरते हुए नहीं देख सकती। जैंगी ने कहा, अब कुछ भी बोलना फायदेमंद नहीं है। रुको, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। सुनवाशी अपना हाथ फैलाकर क्रू मेंबर्स के सामने खड़ी हो गई। तुम लोग हमेशा वायलेंस को ही सोल्यूशन क्यों समझते हो? प्यार से भी चीजें सुलझाई जा सकती है। जैंगी अब इरिटेट हो गया। एक स्टूपिड औरत, इसे इग्नोर भी करो तो भी ये खुद ही पीछे पड़ जाती है। अनोखा है कि ये एक सेकंड रेट डीलर को बचा रही है जो जहरीला खाना तैयार करता था और बच्चों को हानि पहुंचाता था। ठीक है, यदि तुम इसको बचाने के लिए इतनी अड़ी हुई हो तो अब से हर दिन मैं तुम्हें इसकी कंपनी का खाना दूंगा। सुनवाशी ने दांत बींच लिए और हिम्मत जुटाकर बोली, अगर इससे मिस्टर यामाडा की जान बच सकती है तो मैं वो सब कुछ खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी को मार नहीं सकती। जैंगी बोला, कुछ चीजें सिर्फ खाने से ही नहीं मरती, लेकिन चलो तुम्हारी बायोलॉजी इतनी अच्छी है तो बताओ, प्रोटीन खाने का मतलब इंसान खाने जैसा क्यों होता है? सुनवाशी ने कुछ देर सोचा, फिर प्राउडली जवाब दिया, हाँ, क्या तुम मुझे इस सवाल से परेशान करना चाहते हो? जाहिर सी बात है, क्योंकि उसमें जर्म सेल्स होते हैं।
आसपास मौजूद कुछ लोग हंसी रोक नहीं पाए, मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। जू युनक्वे अब बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने सुनवाशी के कान में धीरे से फुसफुसाया। सुनवाशी का चेहरा शॉक हुआ, फिर उसका फेस और डल होता चला गया। नहीं, उसने चीखते हुए अपना चेहरा छुपाया और भागकर केबिन में चली गई। सुनवाशी यामाडा का तरीकों पर सीधा हार गई। ली जोंग्यू भी सर हिलाते हुए बेबस हो गया। आइलैंड पर रहने के दौरान उसने देखा था कि यामाडा ग्रुप की कई औरतों को छूने की कोशिश करता था, पर बस यही चेंज था कि वो 50 से 60 साल का एक बूढ़ा आदमी था और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सच में कुछ कर पाए। इसीलिए वो सिर्फ चुपचाप गंदे तरीके अपनाकर अपनी गंदी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता था। जोकीर ने अपना मुंह ढक लिया और उसे हल्की सी घिन महसूस हुई। उसने उस नियॉन के बूढ़े पागल को नफरत भरी नजरों से देखा, लेकिन जैंगी ने पढ़ा, जब इंसान बहुत ज्यादा भूखा होता है तो वो कुछ भी खाने को तैयार हो जाता है। जब इंसान भयंकर भूखा होता है तो उसके अंदर कोई सभ्यता, इंसाफ या शर्म नहीं बचती। इंसान के अंदर का अंधकार पूरी तरह से बाहर आ जाता है और वो जंगली जानवरों से भी ज्यादा वहशी और डरावना बन जाता है। जैंगी ने मेंबर्स को इशारा किया। दोनों ने यामाडा को तुरंत ही घसीट कर रेलिंग के सामने ले गया। इस बार चाहे यामाडा कितना भी रोए या कितनी भी रहम की भीख मांगे, किसी को उस पर जरा भी दया नहीं हुई। बस इस सीन को देखकर रॉक फ्लो ग्रुप में बाइमो और बाकी लोग दंग रह गए। बाइमो सीधे यामाडा की ओर देखा और ऐसा महसूस हुआ जैसे वो भी पानी में फेंक दिया जाएगा और बर्फ में जमकर मर जाएगा। डर के मारे वो बेहोश हो गया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। यामाडा की गिड़गिड़ाहट काम नहीं आई और उसे ऊंचाई से समुद्र में फेंक दिया गया। सिर्फ एक तेज चीख और पानी में गिरने की आवाज ही सुनाई दी। वो बूढ़ा कुछ सेकंड तक पानी में तड़पता रहा, फिर माइनस दर्जनों डिग्री सेल्सियस के समुद्री पानी में बर्फ का एक टुकड़ा बन गया। चिहाइचिंग शिप के किनारे पहुंचा और यामाडा को जोर जोर से गालियां देने लगा। ये घटिया इंसान मरने के लायक था। लॉन्ग लिव मिस्टर चैंगी, आप न्याय के सच्चे दूत हैं। आपने हमारे लिए इस गंदगी को खोज निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ कसम खाता हूँ कि मैं आपकी हर आज्ञा बिना किसी शर्त के मानूंगा। चिहाइचिंग पागलों वाली हालत में जैंगी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसकी चापलूसी शुरू करने लगा। जैंगी अपनी भौएं बड़ी की और तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। उसने बोला, मेरे जूते बहुत महंगे हैं, तुम्हें क्या चाहिए? चिहाइचिंग बोला, मेरी गलती है, मुझे अपने गंदे थूक से आपकी कीमती जूतों को गंदा नहीं करना चाहिए था। हर कोई देख सकता था कि चिहाइचिंग सच में डरा हुआ था। वो रहम की भीख मांग रहा था ताकि वो अगला यामाडा ना बन जाए, क्योंकि असल में चिहाइचिंग भी कोई नेक इंसान नहीं था। उसने सीला में जो किया था वो यामाडा जैसे छोटे व्यापारी की तुलना में दर्जनों गुना ज्यादा घिनौना था। जैंगी ने नापसंद किया, लेकिन उसे ये भी पता था कि कभी कभी ऐसा वीक लोग भी काम आ जाते हैं। उसने हंसकर कहा, अगर तुम मेरे प्रति अपनी वफादारी दिखाना चाहते हो तो फैक्ट्स के साथ मुझे ये साबित करो। बताओ, क्या इस जहाज पर और कोई कचरा है? खासकर नियॉन लोग, उन सबको मेरे लिए ढूंढो। चिहाइचिंग ने ये सुनते ही उत्साह में आकर अपनी आंखों में शिकारी जैसी चमक भर ली। उसने बोला, मुझे पता है कि यहाँ और 2 नियॉन वाले हैं। वो भीड़ की ओर तेजी से बढ़ा। अचानक एक औरत और एक नौजवान डर के मारे पीछे भागने लगे। चिहाइचिंग ने उस औरत को अरेस्ट कर लिया और जैंगी से कहा, ये यामाडा की एक्स वाइफ है और ये भी कोई अच्छी इंसान नहीं है। औरत गिड़गिड़ाने लगी, मैंने उसे 3 साल पहले तलाक ले लिया था, मैंने इमिग्रेट भी कर लिया था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा नौजवान भी क्रू मेंबर्स द्वारा घसीटकर जैंगी के सामने लाया गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि जैंगी ने उस नौजवान पर अपनी नजर टिकाई। नाम क्या है? नौजवान डरते हुए बोला, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने कभी हाक्शॉ किंगडम के किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, ये मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है। उसके बोलने का लहजा साफ नियॉन जैसा था। जैंगी को याद आया कि ये लड़का जब भी उसके सामने आता था कभी कुछ नहीं बोलता था। जू युनक्वे ने जैंगी से बोला, जैंगी बस करो। जैंगी ने जवाब दिया, अगर तुम लोग सोचते हो कि मैं उन्हें माफ कर दूंगा तो ये तुम लोगों की गलती है। इन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास उन्हें बचाने की भी कोई वजह नहीं है, इसलिए मैं नियॉन के दोनों लोगों को एक लाइफ बोट दूंगा। तुम्हें जहाज छोड़कर जाना होगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद आधे साल तक बहने के बाद कोई जमीन मिल जाएगी। औरत और नौजवान के चेहरे का रंग उड़ गया। जी यूनफान ने धीरे से कहा, तुम अच्छी इंसान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? ये तो बस मर्डर ही है और कुछ नहीं। बाकी लोग भी ऐसा ही सोच रहे थे, लेकिन उन्हें जैंगी के फैसले और उसकी दृढ़ता का भी एहसास हुआ। जू युनक्वे ने बिना झिझक के कहा, तुम बस इन्हें मार क्यों नहीं देते? जैंगी ने सर हिलाया।
और क्या सोच रहे थे तुम? जू युनकुए और अन्य लोग चुप हो गए। जैंगी ने कहा, हर चीज का कोई मतलब होना जरूरी नहीं। क्या इंसान सिर्फ खुद को खुश करने के लिए कुछ नहीं कर सकता? जैंगी सदा अपने तरीके से काम करता आया था। उसे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं थी। उसने इन दोनों नियॉन वालों को मारा नहीं क्योंकि वे सीधे तौर पर उसके दुश्मन नहीं थे, लेकिन वो उन्हें बचाने वाला भी नहीं था। इसीलिए अब उनका भाग्य भगवान के हाथ में था। जैंगी बोला, उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने उन्हें एक मौका दिया, भले ही वो 1 अरब में एक हो। अगर नहीं गए तो मुझे सच में कुछ करना पड़ेगा। ची हाइचिंग जोश में चिल्लाया, लॉन्ग लिव मिस्टर जैंगी, आप कितने दयालु हैं। इन नियॉन लोगों के साथ भी नरमी बरत रहे हैं। आप सच में भगवान जैसे हैं। जैंगी ने लाओ तियान से कहा कि वो एक लाइफ बोट तैयार करे। लाओ तियान, उसने तुरंत सिर्फ 2 लाइफ बोट्स तैयार की। अगर हम उन्हें दे दे तो? जैंगी ने कहा, राफ्ट देना तो ठीक है, लेकिन क्या सच में तुम उन्हें लाइफ बोट देने वाले हो? लाओ तियान समझ गया और तुरंत मुस्कुराकर लोगों को रबर बोट लाने के लिए भेज दिया। हालांकि जू युनकुए और बाकी लोगों ने जैंगी के फैसले का विरोध किया, लेकिन पहाड़ के दक्षिण की वजह से समुद्र में फेंके जाने के बाद अब वे इन दोनों नियॉन लोगों के साथ हुई घटना को आसानी से स्वीकार कर रहे थे। कम से कम जैंगी ने उन्हें एक बोट दी थी, सीधा समुद्र में नहीं फेंका। लाओ तियान ने जैसे ही रबर बोट लाई, वे दोनों नियॉन लोग रोने लगे, लेकिन जैंगी की आंखों में ठंडक थी। उसने उनकी जिंदगी और मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वास्तव में इस पर ज्यादातर लोगों के जीवन मृत्यु से उसे कोई मतलब नहीं था। फिर भी इंसानियत के नाते उसने उन्हें 3 दिन का ड्राई फूड दे दिया। इन तीनों से निपटने के बाद जैंगी ने कहा, सब अपने अपने काम में लग जाओ। लोग अपने अपने विचारों के साथ केबिन में लौट गए। अधिकतर लोग आपस में कह रहे थे, ये छोटे नियॉन लोग कितने छिपे हुए थे, मुझे तो इनका पता भी नहीं चला था। इन्हें मारना ही चाहिए था। मुझे लगता है कि मिस्टर जैंगी ने बिल्कुल सही किया। वे हमारे हाक्शाओ देश के जहाज पर ही आए क्यों? उन कमीने लोगों ने हाक्शाओ की धरती पर अत्याचार किया। मुझे गुस्सा आ गया। अगर मैं वहां होता तो उनसे लड़ जाता। चे हाइचिंग जाने से पहले जैंगी के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए बोला, मिस्टर जैंगी, मैं आपको नीचे की हर परेशानी की रिपोर्ट करूंगा। आप निश्चित रहें, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको कोई असुविधा नहीं होगी। चे हाइचिंग अच्छा कुत्ता था, शायद पूरी तरह वफादार नहीं, लेकिन अपने साथियों को काट कर खुद को बचाने में कोई समस्या नहीं थी। जैंगी ने कहा, नजर रखना, लेकिन याद रहे किसी को काटना मत। मुझे जहाज पर गड़बड़ पसंद नहीं, वरना सबसे पहले मैं तुम्हें ही निपटा दूंगा। चे हाइचिंग ने घबराकर सर हिलाया, मिस्टर जैंगी, मैं आपका वफादार रहूंगा। सबके जाने के बाद जैंगी के पास सुनवाशी खड़ी थी, दूर जाती रबर बोट को क्रूणा भरी नजरों से देख रही थी। जैंगी उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करना सही समझा। दुनिया की क्रूरता को खुद महसूस करने देना ही बेहतर था। लेकिन जू युनकुए ने उससे कहा, जैंगी, तुम उन्हें जीने का अधिकार से वंचित करते हो तो तुम्हें अंदर से खुशी मिलती है ना? अगर यामाडा बुरा आदमी नहीं बल्कि एक साधारण नियॉन व्यक्ति होता, तब भी क्या तुम उसे समुद्र में फेंक देते? जैंगी ने कहा, बिल्कुल, इसमें मेरे लिए कोई फर्क नहीं। मैं उन्हें कुछ नहीं देता, ना वो मुझे। वे अच्छे लोग हो या बुरे, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो अगर मुझे खुशी मिलती है तो मैं उन्हें जहाज से फेंक सकता हूँ। वो मुस्कुराया और बोला, और याद रखना, मैं उन्हें कुछ दिन और जीने का मौका दे चुका हूँ। उन्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए। जू युनकुए ने कहा, अगर वो जहाज पर नहीं चढ़ते तो शायद अब भी जिंदा होते। जैंगी जोर से हंस पड़ा और बोला, मिस जू, तुम बहुत भोली हो। जिस दिन से वो यानलू आइलैंड पर उतरा था, तभी से तय हो गया था कि जो लोग ली जोंग्यू से जुड़े हैं वो या तो उसके साथ होंगे या मर जाएंगे। सोर्स ऑफ गॉड के बारे में ये रहस्य लीक नहीं हो सकता। जू युनकुए ने ये समझते ही झटके में जैंगी की ओर देखा। उसके चेहरे पर हैरानी झलक रही थी, लेकिन जैंगी ने उसे नज़रअंदाज किया और जोकीर के साथ केबिन में चला गया। इस बीच यानलू ग्रुप में चे हाइचिंग गर्व से नीचे उतरते हुए सोच रहा था, वो जैंगी का सबसे खास आदमी बन गया है। नीचे आते ही कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और बोला, चे हाइचिंग, तुमने नोतो नावा और सुवुहारा को क्यों फंसाया? एक इंसान ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुमने उन्हें जीने का मौका नहीं दिया। आखिर क्यों? चे हाइचिंग ने बिना भाव के जवाब दिया, अरे मैं सीला से हूँ। सीला के लोग नियॉन से नफरत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें बचा लिया। अब तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि जिंदा कैसे रहना है। उसने खिड़की से बाहर विशाल बर्फीले समुद्र को देखा और गंभीरता से कहा, कोई नहीं जानता कि ये जहाज किनारे तक पहुंचेगा या नहीं, इसलिए जो भी करना हो बस जिंदा रहने के लिए करो। ली जोंग्यू चुपचाप साइड में खड़ा देख रहा था।
उसने चे हाई चिंग के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उसकी बातें सुनने के बाद वो सोचते हुए अपने रूम में वापस चला गया। इस वक्त उसके रूम में जैंग वेवे और यानलू ग्रुप के कुछ मॉडरेट मेंबर्स मौजूद थे। जैसे ली जोंग यू उसके कमरे में आया, उसने उलझन भरे अंदाज में कहा, मिस्टर जैंग बहुत निर्दयी हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि रिवरसाउथ डोमेन क्षेत्र से मदद मांगना सही था या नहीं। वो बिस्तर के किनारे बैठ गया। जैंग वेवे ने उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर हम उस आइलैंड पर रहते तो 1 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं बचते। माँ वेनिंग ने शांत आवाज में कहा, हालात मुश्किल है और वो इंसान सख्त है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बुरा इंसान है। कमरे में सबने ये सुनकर सर उठाया। माँ वेनिंग ने गंभीरता से कहा, बाहर की दुनिया यानलू आइलैंड से भी ज्यादा क्रूर है। यहाँ जिंदा रहने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे माहौल में दया दिखाना मुश्किल होता है। एनर्जी के समय में सख्त नियमों की जरूरत होती है। कम से कम उसने हमें खाने और रहने की सुविधाएं दी है। माँ वेनिंग की बातों ने सबका तनाव कुछ कम किया, लेकिन जैंग वेवे असहमत थी। उसने कहा, लेकिन किसी पर्सनल दुश्मनी को पूरी कम्युनिटी पर थोपना सही नहीं है। यामाडा ने गलती की, उसे सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन बाकी 2 लोग निर्दोष थे। माँ वेनिंग ने सर हिलाया और कहा, स्नोफॉल में कोई भी स्नोफ्लेक निर्दोष नहीं होता। सब कुछ कर्मों का चक्र है। बाइमो जैंग से डर के बेहोश हो गया था। होश में आते ही वो बड़बड़ाने लगा, ओ माय गॉड, ये सब बहुत डरावना है। आइजमन जो सामने वाले बेड पर था, उसने चुप रहने का इशारा किया और दरवाजे की तरफ इशारा किया। चे हाइचिंग ने 2 नियॉन पुरुष के खिलाफ गवाही दी थी, जिससे बाकी लोगों में भी डर बैठ गया था। अगर किसी ने जैंगी के खिलाफ कुछ कहा तो उसे भी रिपोर्ट किया जा सकता था। बाइमो तुरंत चुप हो गया और फिर ऊंची आवाज में बोला, मिस्टर जैंग ने एकदम सही किया। मुझे भी नियॉन लोगों से नफरत थी, उन्हें पहले ही मार देना चाहिए था। आइजमैन ने भी सपोर्ट में कहा, कैप्टन के हर निर्णय में हम पूरा सपोर्ट करते हैं। कमरे के बाकी लोग भी अपनी वफादारी जताने लगे, क्योंकि डर था कि चे हाइचिंग दरवाजे के बाहर सुन रहा होगा। तभी चे हाइचिंग अंदर आया और व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, वाह, कब से सब इतने वफादार हो गए। फिर उसने दरवाजा बंद किया और कहा, अब से मैं मिस्टर जैंगी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, किसी को भी उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। ये सुनकर सब डर गए। यामाडा और बाकी 2 नियॉन वालों को फेंके जाने के बाद चे हाइचिंग अगले दिन जैंगी से मिलने पहुंच गया। नीचे मंजिल से ऊपर आने के लिए क्रू मेंबर्स की इजाजत चाहिए थी, लेकिन चे हाइचिंग पहले ही रिपोर्ट कर चुका था, इसीलिए उसे अनुमति मिल गई। एक क्रू मेंबर ने जैंगी से कहा, वो सीला का आदमी आपसे मिलना चाहता है, शायद चापलूसी करके अपना फायदा उठाना चाहता है। जैंगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने कहा, सिर्फ वही नहीं, कई लोग कल रात से आकर अपने आसपास के लोगों की शिकायत कर रहे हैं। क्रू मेंबर ने पूछा, कैप्टन, ये लोग आपके खिलाफ बातें करते हैं, क्या हमें कुछ करना चाहिए? जैंगी ने कहा, जब मैं पहले काम करता था तब मेरे सहकर्मी रोज बॉस को गालियां देते थे और नौकरी छोड़ने की धमकी देते थे, लेकिन 5 साल बाद भी वो उसी जॉब में ही थे और बॉस के सामने बेटे जैसे खुश रहते थे। लोगों की आदत होती है पीठ पीछे बुराई बोलने की, दोस्त भी ऐसा ही करते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं? जैंगी ने आगे कहा, मुझे ये माहौल पसंद नहीं। बताओ उन्हें कि अगर कोई जरूरी बात हो तभी मुझसे बात करे। क्रू मेंबर ने सर हिलाया और पूछा, तो जरूरी बात क्या होगी? जैंगी हंसकर बोला, मेरे लिए कोई भी बात जरूरी नहीं। उसके पास ताकत थी, इसीलिए बाकी लोग उसके लिए सिर्फ एक मजाक थे। जैंगी ने इशारा किया कि वो चला जाए। चे हाइचिंग जो अपनी रिपोर्टिंग से कुछ पाने की उम्मीद में था, निराश हो गया। उसे लगा था कि इस तरीके से वो जैंगी का विश्वास जीतकर ताकतवर बन सकता है, लेकिन जैंगी ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जैंगी ने ये चापलूसी और चुगली के माहौल को खत्म कर दिया, जिससे माँ वेनिंग और ली जैंग्यू जैसे कुछ लोग उसकी इज्जत करने लगे। उसके पिछले फैसलों से कोई भी सहमत हो या नहीं, लेकिन इतना तय है कि जैंगी लोगों के खेल में दिलचस्पी नहीं रखता था। अगले दिन डिनर का टाइम था। सुनवाशी ने एक कैप पहना ताकि अपना फेस कवर कर सके। कल जो हुआ उसके बाद वो किसी को मुंह दिखाने के लिए शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कैंटीन में पहुंचने के बाद सुनवाशी लाइन में खड़ी हो गई और लाओतियन से अपना खाना लेने का इंतजार करने लगी। उसने कहा, स्टैंडर्ड मील चाहिए, 5 सेंट का राइस। जैसे ही सबने सुनवाशी को देखा तो तुरंत हंसने लगे और बोले, छोटी शू, सुना है कि तू कल फिर से गुस्से में रो पड़ी थी। सुनवाशी का चेहरा सफेद पड़ गया और उसके फेस पर नसें उभर पड़ी। उसने कहा, नॉनसेंस, मैं क्यों रोऊंगी, मैं तो खर्राटे ले रही थी। एक और क्रू मेंबर चिल्लाया, झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखों से देखा कि तेरी नाक रोने की वजह से लाल हो गई थी। चे चैंग मिंग ने सुनवाशी का मजा लेते हुए देखा, फिर एक स्टैंडर्ड मील निकालकर उसे पकड़ाया। उसने कहा,
ये है तेरे आज का खाना। सुनवाशी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने जल्दी से खाना उठाया और अपने रूम में चली गई। इस वक्त उसमें और हिम्मत नहीं थी कि यहाँ रुके, वरना क्रू वाले उसके बारे में क्या क्या कहेंगे ये सोचकर ही उसे बुरा लग रहा था। रूम में पहुंचकर उसने चम्मच उठाया और मुंह में पहला बाइट डाला, लेकिन कुछ बाइट्स लेने के बाद उसे अजीब सा टेस्ट महसूस हुआ। सुनवाशी को पहले लगा था कि ये आज की स्पेशल डिश है, मगर जैसे जैसे उसने खाया उसे महसूस हुआ कि खाना खराब हो चुका था। राइस तो ठीक था, लेकिन फ्राई की हुई वेजिटेबल्स उसमें कुछ गड़बड़ थी और फ्रोजन चिकन भी फ्रेश नहीं था, क्योंकि वो गर्म तेल में तला गया था, इसीलिए पहले मुंह में फर्क पता नहीं चला। लेकिन कुछ और बाइट्स लेने के बाद उसके नाजुक टेस्ट बर्ड्स ने पहचान लिया कि कुछ सही नहीं था। वो झटपट एक पुरानी बाल्टी के पास जाकर उल्टी करने लगी। थोड़ी देर बाद गुस्से से भरी हुई वो सीधे चे चैंग मिंग के पास जाकर सवाल करने लगी, लाओ तियान, आज का सारा खाना खराब क्यों है? चे चैंग मिंग और बाकी सब लोग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे, लेकिन उसने सुनवाशी को देखकर हल्की सी स्माइल दी। किसी को भी उसके आने पर कोई हैरानी नहीं हुई। बाकी सबके एक्सप्रेशन देखकर सुनवाशी को और भी अजीब लगा। उसने पूछा, क्या देख रहे हो? मैंने खराब खाना खा लिया। चे चैंग मिंग ने अपनी चॉपस्टिक से उसके डिनर प्लेट की तरफ इशारा किया और बोला, भूल गई? कल तूने ही कहा था कि ये खराब फूड किसी को मारने वाला तो नहीं है। तो कैप्टन ने ऑर्डर दिया है कि अगले हफ्ते तक तुझे यही खाना मिलेगा। उम्मीद है कि मिस शू अपनी बात की पक्की होगी और शिकायत नहीं करेगी। सुनवाशी कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही, फिर गुस्से में पैर पटक कर रो पड़ी। उसने कहा, लेकिन ये तो इंसान के खाने लायक भी नहीं है, ये तो सुअरों को भी नसीब नहीं होता। इतना बेस्वाद, मैं ये नहीं खा सकती। लाओ तियन ने उसकी बात में गलती निकालते हुए कहा, गलत कह रही हो, हमारे गांव में तो सुअरों को भी अच्छा खाना दिया जाता है, कौन उन्हें खराब खाना खिलाता है? सुनवाशी ने रोते हुए कहा, तुम लोग क्या मुझे बुली कर रहे हो? सुनवाशी के आंसू झरझर बहने लगे, मगर किसी को भी उस पर ध्यान नहीं आया, बल्कि सब उसे देखकर हंसने लगे। चे चैंग मिंग ने कहा, कल तो तूने खुद ही कहा था कि इससे कुछ नहीं होता, अब कुछ नहीं कर सकते, अगले हफ्ते तक तुझे यही खाना मिलेगा। खुद कहा था कि इससे कोई मरता नहीं है। जब सुनवाशी को एहसास हुआ कि उसे अगले हफ्ते तक ये खाना खाना पड़ेगा, तो उसने मुंह पर हाथ रखा और उल्टी करने लगी, लेकिन किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की। सब लोग इसे बस एक मजेदार ड्रामा की तरह देख रहे थे। आखिर में सुनवाशी चुपचाप जू युनक्वे के पास शिकायत करने भागी, लेकिन इस वक्त जू युनक्वे भी परेशान थी। टॉमी वहां फिर से रो रहा था, जिसे वो पहले से ही चिड़चिड़ा महसूस कर रही थी। जू युनक्वे ने कहा, खुद ही चूज किया था ना, अब सह लो, सिर्फ एक ही हफ्ते की तो बात है। सुनवाशी ने कहा, लेकिन मेरा पेट खराब हो जाएगा। जू युनक्वे ने फिर कहा, कल तो तूने ही कहा था कि इससे कोई नहीं मरता। सुनवाशी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो जू युनक्वे से झगड़ा करने की हिम्मत नहीं कर पाई। रूम में वापस आकर वो कोने में बैठ गई और घुटनों को कस कर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसे दूर हो गई हो, लेकिन पेट की भूख साफ महसूस हो रही थी। बहुत सोचने और घंटों झिझकने के बाद उसने जैंगी से बात करने का फैसला किया। दरवाजे पर जाकर उसने नॉक किया। जैंगी ने पूछा, कौन है? सुनवाशी ने जवाब दिया, मैं हूँ सुनवाशी। मिस्टर जैंग, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जैंगी ने दरवाज़ा खोला और उसे देखा। जैंगी ने पूछा, क्या चाहिए? सुनवाशी ने कहा, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, कल मैंने जो किया उसके लिए मुझे सच में अफसोस है। मैंने बहुत सोचा और समझा कि मेरी सच में कितनी गलती है। मैं खुद से नफरत करने लगी हूँ कि मैं इतनी ज़िद्दी और बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ। मैं आपकी क्रिटिसिज्म को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ और आपको साफ साफ बताना चाहती हूँ, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो रोते हुए बोली, तो क्या अब आप मुझे एक्सपायर्ड खाना देना बंद कर सकते हैं? प्लीज़ एक बार। सुनवाशी ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा और पूछा, तो क्या अब मैं नॉर्मल खाना खा सकती हूँ? जैंगी ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, आंसू मेरे लिए बेकार है, तुम्हें और कुछ दिन वो खाना खाना ही पड़ेगा ताकि ये गलती हमेशा याद रहे। सुनवाशी घबरा कर बोली, अगर मुझे कुछ हो गया तो, अगर मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया तो? जैंगी ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास बेस्ट डॉक्टर है। सुनवाशी चुप रह गई। उस रात उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, लेकिन ये समस्या ज्यादा बड़ी नहीं थी। जो कीर वहाँ थी तो ये छोटी मोटी बीमारी किसी को मार नहीं सकती थी। जैंगी का बिहेवियर पसंद नहीं था, इसीलिए उसने जोकीर से कहा कि वो उसे ठीक कर दे। जोकीर ने इलाज तो कर दिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं, थोड़ा कष्ट सहना तो जरूरी था। जोकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो आसान है, अगर एक डॉक्टर चाहे कि पेशेंट को थोड़ी तकलीफ हो तो उसके पास 100 तरीके हैं। इसके बाद उसने नॉर्मल छोटी सुई छोड़कर एक बड़ी सुई उठाई।
जिसे आमतौर पर सुअर को इंजेक्शन देने के लिए यूज किया जाता था। तब सुनवाशी को असल तकलीफ का एहसास हुआ। वो बस किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी और जैंगी को कोई और परेशानी नहीं दे सकती थी। कुछ दिनों बाद जल्द ही निचले कैबिन में रहने वाले लोगों ने फिर से हंगामा करना शुरू कर दिया। एक बार जैंगी हमेशा की तरह डेक पर टहल रहा था और समुद्र को देख रहा था। उसे किसी खतरे से अलर्ट रहना था। अचानक उसकी कानों में तेज शोर गूंजने लगा, जैसे कोई गरीब कंट्री बैंड जोर जोर से म्यूजिक बजा रहा हो। इसी के साथ बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जैंगी ने बोला, क्या हो रहा है? जैंगी ने देखा कि ये शोर निचले केबिन से आ रहा है। वहां रहने वाले लोग ज्यादातर प्रवासी और यानलू आइलैंड से लाए गए चाइनीज थे, जिनकी जहाज पर लाइफ बाकी लोगों से ज्यादा मुश्किल थी। लेकिन जैंगी ने उन्हें कभी भूखा प्यासा नहीं रखा। यानलू आइलैंड की तुलना में उनकी हालत बेकार थी। अगर जू युनक्वे की रिक्वेस्ट न होती और जैंगी को हेवनली सी सिटी में पॉपुलेशन बढ़ाने की जरूरत न होती तो शायद वो इन लोगों को लाता ही नहीं। उस वक्त लाओ तियान और कुछ क्रू मेंबर्स हाथों में हथियार लिए कंट्रोल रूम से बाहर आए। उन्होंने जैंगी को देखा और लाओ तियान तुरंत उसके पास आकर बोला, कैप्टन, नीचे के लोग हंगामा कर रहे हैं, मैं जाकर देखता हूँ। जैंगी नीचे की तरफ देखा और सोचा, जहां अंधेरे में कुछ रहस्यमय और खतरनाक चीज छुपी हुई लग रही थी। समुद्री जीवों की आदत के हिसाब से बड़े समुद्री मॉन्स्टर्स ज्यादातर गहरे पानी में रहते हैं और सतह पर जल्दी नहीं आते। इसीलिए ऐसे समुद्री राक्षस से सामना होना मुश्किल था। क्योंकि जैंगी के पास और कोई काम नहीं था, उसने खुद ही जाकर मामला देखने का फैसला किया। उसने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो लाओ तियान और बाकी क्रू मेंबर्स के साथ निचले केबिन की तरफ बढ़ा। रहने की जगह 3 लेवल में बनी थी। नीचे केबिन जाने के लिए बीच वाले केबिन से होकर जाना पड़ता था, जहां यानलू ग्रुप के लोग रहते थे। निचले केबिन के कई लोग बर्तन, पैन और जो कुछ भी शोर कर सकता था लेकर ऊपर के केबिन में आ गए थे। वो सब चिल्ला रहे थे, हमें ठीक से खाना नहीं मिल रहा, खाना दो। ऊपर के लोग इतना खाना खा सकते हैं, लेकिन हमें तो चावल भी नहीं मिल रहा। हमें खाना चाहिए, हमें खाना चाहिए। मिडिल केबिन का दरवाजा आम तौर पर बंद रहता था और इन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन नीचे वाले लोग, उन्होंने इसे तोड़ दिया था। जैंगी ने गार्ड्स को इशारा किया, अगर ये लोग हंगामा करने की कोशिश करते हैं तो शूट कर देना। क्रू मेंबर्स ने कहा, यस सर। एक क्रू मेंबर ने दरवाजा खोला और सामने निचले केबिन के लोग भीड़ की तरह खड़े थे। यानलू ग्रुप के लोग अपने कमरे में छुप गए थे। जैंगी को देखकर शोर थोड़ा कम हो गया। निचले केबिन के लोग ज्यादा हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आगे खड़े कुछ लोग हिम्मत करके बोले, मिस्टर जैंग, हमें भरपेट खाना चाहिए। आपने वादा किया था कि हमें भरपेट खाना मिलेगा। अब सब भूख से मर रहे हैं। पीछे से कुछ और आवाजें आईं, हाँ, ऊपर के लोग मछली और अच्छा खाना खा सकते हैं, लेकिन हमें तो दलिया भी नहीं मिल रहा। ये अन्याय है, हमें जीने के लिए खाना चाहिए। जैंगी ने ठंडी आवाज में कहा, अपनी जुबान बंद करो। उसकी आंखों में खतरनाक चमक देखकर सामने वाले चुप हो गए। लाओ तियान, क्या चल रहा है? मैंने कहा था सबको ठीक से खाना मिले। लाओ तियान ने अपने एक आदमी को हुक्म दिया, चे चैंग मिंग को बुलाओ, उससे पूछो क्या हो रहा है। जैंगी को देखकर लोग शांत हो गए और इंतजार करने लगे। जैंगी ने कहा, इधर खड़े मत रहो, ठंडी हवा लग रही है, चलो ऊपर चलते हैं और इस पर अच्छे से बात करते हैं। जैंगी कभी खाने को फालतू में नहीं देता था, लेकिन जरूरत से कम भी नहीं देता था। अपने डायमेंशनल स्पेस में उसके पास बहुत सप्लाईज थी। अगर किसी ने सच में इनका खाना रोक रखा था तो वो इसे सही करेगा, लेकिन अगर ये लोग जानबूझकर खाने की बर्बादी कर रहे थे या बेहतर खाना मांग रहे थे तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यानलू आइलैंड छोड़ने के 10 दिनों बाद में ये पहली बार बड़ी समस्या थी। जैंगी ने ऊपर डेक के एक बड़े वेयर हाउस में सबको बुलाया। 20 मिनट में सब आ चुके थे, सिवाय कंट्रोल रूम में तैनात कुछ क्रू मेंबर्स के। लोगों के ग्रुप साफ बांटे हुए थे। कमरे में इतनी कुर्सियां नहीं थी, ज्यादातर लोग जमीन पर बैठे थे या दीवार के सहारे खड़े थे। जू युनक्वे ने जैंगी से पूछा, ये क्या हो रहा है? जैंगी ने उसे देखा और शांत आवाज में कहा, अभी पता चल जाएगा। उसने उस आदमी को बुलाया जिसने हंगामा शुरू किया था। वो एक फिशरमैन लू दहाई था, जो सर्वाइवल के बाद अपने भाइयों के साथ यानलू आइलैंड गया था। लू दहाई खड़ा हुआ और आत्मविश्वास से बोला, नीचे केबिन में खाने की कमी है। हमारा खाना हमेशा कम रहता है और हर कोई आधा भूखा ही रहता है। मिस्टर जैंगी, हमने शुरू में कुछ नहीं कहा क्योंकि आपने हमें यहाँ लाकर हमारी जान बचाई। इसीलिए अगर हमें कुछ खाने को ना मिले तो भी हमें सहना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा हम भूखे मरेंगे। जैंगी ने कहा, हर किसी का खाना तय मात्रा में मिलता है, किसी का हिस्सा नहीं कट सकता। अगर किसी का पेट ज्यादा बड़ा है तो उसे खुद पर कंट्रोल रखना होगा। तुम्हें कम खाना चाहिए। जब तुम भूखे हो तो सिर्फ एक चिंता होती है, लेकिन अगर तुम पेट बाहर करके खाओगे तो हजारों परेशानियां आ जाएंगी। लू दुहाई ने जल्दी से कहा, हमारे पास ज्यादा खाने को
मिलता ही कहाँ है। बड़े लोग सिर्फ आधा पेट भर कर खाते हैं और बच्चे बस 70% तक खा पाते हैं। हमारे ग्रुप में कुछ मछुआरे हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा फर्क नहीं हो सकता। इस वक्त चे चांग मिंग उसे गुस्सा आ गया। चे चांग मिंग आगे बढ़ा और गुस्से से बोला, तू मुझे इल्जाम दे रहा है? क्या तू कहना चाहता है कि मैंने तेरा खाना रोक दिया? लू दहाई ने सर झुका लिया और चुपचाप चे चांग मिंग और जैंगी की तरफ देखा। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मतलब साफ था। जैंगी गुस्से में नहीं आया और पूछताछ जारी रखी। जैंगी ने पूछा, ऐसा क्या हुआ कि तुम अचानक हंगामा करने लगे? क्या लोग भूख से मर रहे हैं? इस पर कुछ क्रू मेंबर्स के चेहरे बदल गए। यहाँ तक कि जू युनक्वे भी जैंगी को देखने लगी जैसे कुछ ऐसा था जो कहने में मुश्किल हो। इस अजीब माहौल में जैंगी समझ गया कि जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो उसे नहीं पता, लेकिन वो ये नहीं समझ सका कि खाने की कमी क्यों हो रही है। चे चांग मिंग खाने की चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि इससे छुपाने का कोई मतलब नहीं था। क्रू मेंबर्स का खाना इससे कहीं बेहतर था। जैंगी ने देखा और आंखों से सवाल किया। लाओ तियान ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर जैंग, असल में बात यह है कि... फिर उसने पूरी कहानी बताई जिससे सबको सच्चाई समझ आ गई। असल में बॉटम कैबिन में खाने की कमी पहले दिन से ही थी। कारण अनजान था और बाकी क्रू मेंबर्स ने इस पर और ध्यान नहीं दिया। खाने बड़े कंटेनर में भेजा जाता था और लोग खुद जाकर लेते थे। जैंगी ने सही मात्रा में खाना भेजा था, जो थ्योरी में सबके लिए काफी था। लेकिन फिर एक नई समस्या आ गई। अगर सिर्फ इतना ही होता तो लोग शिकायत नहीं करते। भूख तो थी, लेकिन मरने की नौबत नहीं आई थी। लेकिन वही पुरानी बात, समुद्र में रहते हुए क्रू मेंबर्स अकेलापन महसूस करते थे और उन्हें मानसिक और शारीरिक संतोष की ज़रूरत थी। इसीलिए वो अक्सर नीचे केबिन में रॉक फ्लो ग्रुप या वहाँ की औरतों के पास जाते थे और कुछ मर्दों के पास भी। रॉक फ्लो ग्रुप में कम लोग थे, जबकि बॉटम केबिन में ज़्यादा महिलाएं थीं और उनकी खाने की कमी ने क्रू के लिए एक सौदेबाजी का जरिया बना दिया। धीरे धीरे ये कांटेक्ट बढ़ता गया और बॉटम केबिन के लोग मिड और अपर केबिन के खाने को देख सकते थे। बॉटम केबिन के लोग, जिन्हें कभी पेट भरकर खाने को नहीं मिलता था, अब देख रहे थे कि ऊपर वाले कितनी ऐश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि क्रू मेंबर्स का खाना मांस और मछली से भरा होता है। मिड केबिन वाले भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन ले रहे थे। इससे बॉटम केबिन के लोग खुद को रोक नहीं पाए और आज का ये दंगा हो गया। लू दहाई ने जैंगी की तरफ देखा। उसका गहरा रंग लाइट में चमक रहा था। उसने कहा, मिस्टर जैंग, हम एहसान फरामोश नहीं है। हम आपके खिलाफ नहीं जाना चाहते, लेकिन हम सब एक ही देश के लोग हैं। फिर भी ये विदेशी आराम से जी रहे हैं और हमें भूखा रखा जा रहा है। अगर जरूरत हो तो हम काम करने के बदले खाना लेने को तैयार हैं। उसने यानलू ग्रुप के विदेशियों की ओर इशारा किया। इससे बाइमो और बाकी लोग चौंक गए। उन्होंने बोला, ऐसा मत बोलो, विदेशियों का इसमें क्या कसूर? हम भी मेहनत कर सकते हैं और हमारा भी देश से। जैंगी ने कहा, अब मुझे सारी बात समझ आ गई है। समस्या की जड़ असल में खाने की कमी है ना? बॉटम केबिन के सभी लोगों ने सर हिलाया। जैंगी ने चे चांग मिंग की ओर देखा और बोला, ये क्या मामला है? चे चांग मिंग तुरंत बोला, मिस्टर जैंग, मुझे 100 बार भी मौका मिले तो भी मैं आपका आदेश नहीं तोड़ूंगा। मैं उनका खाना क्यों रोकूंगा? इसके अलावा मेरे पास इतना खाना रखने का कोई मतलब भी नहीं है। जैंगी ने सर हिलाकर कहा, मुझे पता है। फिर उसकी नजर जू युनक्वे पर पड़ी, जिसके चेहरे पर साफ बेचैनी थी। लेकिन जैंगी अजीब ढंग से मुस्कुराया। वो सोफा से उठा, वेयरहाउस के बीच जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, खाने की कोई कमी नहीं है, फिर भी लोग भूखे क्यों हैं? किसी को समझ नहीं आया। जैंगी ने कहा, इसका जवाब बहुत सिंपल है। ये तो सिर्फ एक बेसिक सवाल है जिसे एक बच्चा भी समझ सकता है। उसने बॉटम केबिन के एक छोटे बच्चे के सर पर हाथ रखा और पूछा, बच्चे, अगर खाने की कुल मात्रा वही रहे तो ऐसी कौन सी स्थिति होगी जब हर किसी को कम खाना मिलेगा? बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, जब लोग ज्यादा हो जाएंगे। जैंगी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत होशियार हो। जैंगी ने कहा, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, बॉटम केबिन में छुपे हुए यात्री हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा वेयरहाउस शोर शराबे से भर गया। ये कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी इतनी टाइट थी, कोई घुस नहीं सकता था। लाओ तियान ने जैंगी से कहा, मिस्टर जैंग, हमने सख्ती से चेक किया था, कोई चोरी छुपे नहीं आया। जैंगी ने बोला, वो जो हुक से जहाज पर चढ़ रहे थे, कुछ दक्षिणी पूर्व एशियन देश ऐसे लोग कपड़े पहना करते हैं जो चढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं। कुछ तो पायरेट्स का काम भी करते हैं। फिर जैंगी ने कहा, अगर किसी ने अंदर आने में मदद की हो तो ये संभव है। उसकी नजर जू युनक्वे पर पड़ी। उसकी आंखों में छुपी मुस्कुराहट ने जू युनक्वे को ठंडे पसीने से भर दिया।